नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम न्यू इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, और आज भी हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है मिशन शक्ति योजना। तो मिशन शक्ति योजना की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो मिशन शक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं, लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, इसकी उम्र सीमा क्या है, इन तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, हम अपने विशेषज्ञ अतिथियों को जिन्हें हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए, उनका परिचय करवा देते हैं। मेरी ठीक दाहिनी ओर मौजूद है उमाशंकर यादव जी। उमाशंकर यादव जी निदेशक हैं यूएस फाउंडेशन का। उमाशंकर यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उमाशंकर यादव जी के ठीक बगल में मौजूद है निशा सिन्हा जी। निशा सिन्हा जी कानूनी सलाहकार हैं और इस योजना से जुड़े हुए सलाह ग्रामीण इलाकों में दिया करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि मिशन शक्ति योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और खासतौर पर ये महिलाएं कैसे सशक्त हों इसको लेकर महिलाओं को जागरूक करती है। और इसके दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, कैसे इसका लाभ लिया जाए, मिशन शक्ति योजना की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इन सब तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उमाशंकर से जानना चाहेंगे। उमाशंकर जी, जैसा कि हमने कहा कि भाई मिशन शक्ति नाम से ही एक प्रतीत होता है कि मिशन शक्ति, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसे क्यों शुरू किया गया, क्या कारण रहा है इस योजना के शुरू करने के, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप सभी दर्शकों को बताएं कि भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए मजबूती प्रदान करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग में 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसको लिया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को, जो संकटग्रस्त अभावग्रस्त महिलाएं हैं, उनको आश्रय गृह देकर उनकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको उद्यमिता से जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार व स्वरोजगार की जो मजबूती है वह दिया जाए। तो इसमें मिशन शक्ति योजना की दो उप योजनाएं हैं, एक संबल योजनाएं हैं और एक सामर्थ्य योजनाएं हैं। तो संबल योजनाएं के तहत जो है महिलाओं को 24 घंटे हेल्पलाइन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में कहीं भी कोई भी महिला अगर कहीं भी है तो 1090 पर संपर्क करके अपने इस सुविधा का, इस हेल्पलाइन की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा जो है वन स्टॉप सेंटर है, वहाँ भी महिलाएं अपनी सुविधा ले सकती है। और तीसरा जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यह भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसे हम मिशन शक्ति के तहत मान सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुभारंभ की थी और इसका सबसे व्यापक असर हम लोग को भारत में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो असर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसका है कि भ्रूण हत्याओं में कमी आई है। दूसरा, जो बेटियों के लिए और महिलाओं के प्रति जो हमारी धारणा थी वह बदल गई है। जहां बेटियों को हम चार दीवारी के अंदर सीमित रखते थे, रसोई घर के अंदर सीमित रखते थे, अब वह बेटियां विद्यालय जाने लगी हैं, सबल बनने लगी हैं, अपने सपनों के साथ उड़ान भरने लगी हैं। जब हम फिल्मों में, किताबों में या कविताओं में बेटियों को असहाय या जो है निर्बल देखा करते थे, और इसके बाद से जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जब देखने के बाद जो हमारी धारणा बनी, तो हमारे फिल्मों में भी जो है दंगल जैसी फिल्में आने लगी, चक दे इंडिया जैसी फिल्में आने लगी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं उस योजना का लाभ उठाकर काफी सशक्त हो रही हैं। जी। तो दो आयाम इसके महत्वपूर्ण हैं। निशा जी, हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि दो आयाम की बात यहाँ पर हुई कि भाई दो आयाम इसके हैं कि भाई महिलाओं को सुरक्षित भी बनाया जाए। आप लगातार कानूनी जागरूकता फैलाती रही हैं, तो महिलाओं को सुरक्षित बनाने के किस तरह के प्रावधान हैं इस योजना में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जो हमारी कानूनी जो प्रक्रिया है उनको जागरूक करना है। बहुत सारे ग्रामीण एरिया, शहर में तो हम शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी लोगों को कानून के बारे में जानकारी है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत
लोग पिछड़े हैं वो इनको कानून की कहाँ क्या प्राविधान है, क्या सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, हमारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में हमें पहले तो उनको जागरूक करना है ताकि वो जान सके अपनी सुरक्षा के लिए कि हमको अपनी, अगर हमारे साथ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना हो रही है, हमारी किसी तरह से कोई मानहानि हो रही है, तो हम कहाँ जाकर के और किस तरह से कानूनी सुरक्षा लें। तो सबसे पहले मुझे इसके बारे में उनको ये जागरूक करना, ये हमारा दायित्व बनता है ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस पर पहल कर सकें। चलिए, तो मिशन शक्ति योजना के तहत महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को जागरूक करना, कि कैसे लोग जागरूक हों, महिलाओं जागरूक हों, और वो जो तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, उनका उपयोग कर सके। जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें वो अगर कोई किसी तरह की उन पे कोई मामला अगर बनता है तो वो शिकायत कर सके और तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर भी वो उसे दर्ज करा सके। तो जागरूकता कैसे महिलाओं में आए, ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण एक पहलू जो है, वो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किस तरह से स्वावलंबन भी, महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाया जाए। तो दो पक्ष की जैसे चर्चा हुई, तो उमाशंकर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि दूसरा जो पक्ष एक है कि भाई इन्होंने बात की कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ कैसे आर्थिक रूप से भी सबल बनाया जाए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, इसके लिए किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया जो है वो इस मिशन के तहत काम करती है, कैसे चलती है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मिशन शक्ति योजना के तहत जो सबसे मुख्य बातें हैं और जिस पे सरकार की सबसे ज़्यादा जोर रही है, वह जोर रही है उद्यमिता की तरफ ले जाने के लिए। तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम से बहुत अनेकों मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को लगातार प्रशिक्षण देकर और उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो स्किल इंडिया के तहत जो योजना है, सबसे पहली योजना हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी योजना है और भारत सरकार को मतलब इससे काफी लोगों को फायदा हुआ, महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा है। महिलाओं के लिए जो विशेष इसमें कोर्स के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है या मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, ये तमाम तरह के कोर्सों में प्रशिक्षित कर और सरकार उन्हें रोजगार स्वरोजगार प्रदान कर रही है। दूसरा, इनके लिए आवासीय योजना है जिसे हम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत इन्हें प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित देकर उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराते हैं। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है जिसमें हम महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं। अभी NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत ग्रेटर नोएडा में आपको इंटरनेशनल एकेडमी खोला गया है। जहां से महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें विदेशों में, जापान जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार मुहैया करा रही हैं। तो यह भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है और मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित करके हम लोग सबसे पहले अगर वह स्वरोजगार करना चाहती है तो उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद उनके द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो आज महिलाएं जो है इस मिशन से जुड़कर लाभ ले रही हैं, रोजगार की तरफ जा रही हैं, स्वरोजगार की तरफ जा रही हैं और प्रशिक्षण भी स्किल इंडिया और NSDC की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उनको इसका बहुत लाभ मिला है। चलिए, तो महिलाएं कहीं ना कहीं मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी हो रही है मिशन शक्ति के तहत और कई तरह के कोर्स, जो कई तरह से केंद्र सरकार अलग अलग कोर्सेज चलाती है, तो उन सारे कोर्सों को इसमें समाहित किया गया है कि आप उसका प्रशिक्षण लें और अपने पांव पे खड़ा हो, स्वरोजगार कर सकते हैं, आप नौकरियों में आपको अवसर मिल सकता है। तो महिलाएं संबल के साथ साथ मजबूत भी हो रही हैं और अपने पांव पे खड़ी हो रही हैं। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानून की बात हम लोगों ने की, तो किस तरह से, अगर आपने कहा कि भाई जागरूकता बहुत जरूरी है, यह हम मानते हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन अचानक अगर किसी महिला पे घरेलू हिंसा की बात हम करते हैं, घरेलू हिंसा के आंकड़े काफी चौंकाने वाले होते हैं, तो घरेलू हिंसा जैसी स्थिति अगर महिलाओं की बनती है तो मिशन शक्ति योजना के तहत किस तरह से जाएं, वो कहां शिकायत कर सकती हैं? जैसा कि आपने अभी कहा कि घरेलू हिंसा वाकई हमारे यहाँ अभी घरेलू हिंसा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। महिलाएं असुरक्षित अपने घर पे भी हैं, घर से बाहर तो वो असुरक्षित हैं ही, बट घर पे ही हैं। इसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर आए हैं, जैसे 1090 पावरफुल हेल्पलाइन हो गया, 189 हो गया, आपको महिला हेल्पलाइन हो गया, 120 आपको स्वास्थ्य हेल्पलाइन हो गया, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन हो गया। ये सारी हेल्पलाइन जो हमारी सरकार ने सुविधा दी है ताकि वो महिलाएं जो घर को अपना असुरक्षित पा रही हैं, कहीं उनके साथ किसी तरह की
हिंसा अगर घरेलू हिंसा भी हो रही है तो हमारे पास कानून एक घरेलू हिंसा एक्ट जो आया हुआ है उसके तहत बहुत सारे ऐसे प्राविधान किए गए जहां वो जाकर के कानूनी सुरक्षा ले सकती हैं। उसके तहत वो एफआईआर कर सकती हैं और एफआईआर करने के बाद अगर किसी भी तरह से कहीं भी हमारी एफआईआर पे सुनवाई नहीं हो रही तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी प्राविधान को लेकर के हम उसके हिंसा के तहत हम उस प्रोविजन में आ सकते हैं। एक तो ये घरेलू हिंसा में कोई महिला प्रताड़ित हो रही है तो मिशन शक्ति के तहत वह उसका एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, अलग अलग जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसका लाभ ले सकती हैं। और अगर सुनवाई नहीं हो रही है जैसा कि निशा जी ने बताया तो उसके लिए भी उन्हें प्रावधान है कि वो न्याय का दरवाजा खटखटा सकती हैं, ये बता सकती है भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई जरूर होगी, कार्रवाई को गति जरूर दी जाएगी। बालिका शिक्षा की बात हो रही थी कि भाई मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं की शिक्षा में काफी इजाफा हुआ है। उमाशंकर जी से जानते हैं, उमाशंकर जी कैसे, अगर शिक्षा की बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा की, तो कैसे इजाफा हुआ है, क्या क्या महत्वपूर्ण कदम है इसमें मिशन शक्ति के तहत? इससे पहले सर अभी आप बताएं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जब ये योजना आई तो हमारी धारणा बदली और अभी जो बेटियों को जिस तरह से हम लोग बाहर विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो अपने सपने बुन रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मिशन शक्ति योजना से भी है। और अभी मिशन शक्ति योजना के तहत एक भारत सरकार की नई योजना आई है कि 8वीं क्लास के बाद जो भी लड़कियां हैं उनको एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है। तो उस व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी विद्यालय है तो उसमें वो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर और एक सबल बन रही हैं। पहले लोग यह सोचते थे कि बेटी की शादी करना है उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन अब लोग यह सोच रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो मिशन शक्ति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमारे परिवार में जो महिलाएं हैं वह अपने बेटियों के लिए सोच रही हैं। पुरुष सोचे न सोचे, लेकिन महिलाएं जो है अपने बेटियों को सबल बनाने में लगी हुई हैं, उनको सशक्तिकरण के तरफ मजबूती प्रदान करने में लगी हुई हैं। और यह मिशन शक्ति से जो भी महिलाएं जुड़ी है या जिनका प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा किया गया है, जैसे कि अभी बहुत सारे विद्यालय में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगता है और सरकार भी इसकी व्यवस्था कर रही है। तो लड़कियों के लिए एक अलग तरीके से प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और इससे तो बेटियां कहीं न कहीं मिशन शक्ति के तहत पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं और उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण ये योजना है। निशा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा अभी ये बात हुई कि भाई काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना है और दो महत्वपूर्ण इसके हिस्से हैं, दो महत्वपूर्ण भाग इसके हैं कि भाई महिलाओं को सुरक्षित भी रखिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाइए। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जैसा कि अभी घरेलू हिंसा पर चर्चा हो रही थी आपके साथ, तो घरेलू हिंसा के बाद कई जगह ये भी है कि वर्क प्लेस पर, अगर शहरों की हम बात करते हैं तो कई जगह दफ्तरों में भी उनके साथ हिंसा जैसी बातें होती हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए। साथ ही साथ अब एक नई जो प्रणाली आई है, हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो कई बार डिजिटल हिंसा महिलाओं के साथ होती है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है डिजिटल तस्वीरों के जरिए, डिजिटल जो है व्यंग्य के जरिए। तो इस तरह की अगर चीजें महिलाओं के साथ हो रही है तो इसके लिए कौन सा फोरम ये योजना उपलब्ध कराती है महिलाओं को? देखिए, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि महिलाओं को संबल भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो ठीक है, पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना सरकार ने कहा चलाया, तो सबसे पहले तो हमें घर से ये शिक्षा देनी चाहिए। हमें इक्वलिटी की भावना रखनी चाहिए, चाहे वो हमारा लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबरी होनी चाहिए। भ्रूण हत्या जैसी चीजों को रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी आधी आबादी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इनको बचाना चाहिए। जहां तक अगर कार्यस्थल में जैसे कि महिलाओं के साथ असुरक्षित जो फील कर रही हैं, कहीं भी वो घर में और बाहर कार्यस्थल में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने ऑफिस में दफ्तर में काम कर रही होती हैं तो उनके बॉस होते हैं, उनके कलीग होते हैं, वो उनसे छेड़छाड़ करते हैं। इसके लिए मैं यही महिलाओं से कहना चाहूंगी कि जैसे अगर उन्हें लगता है कि हमारे कलीग्स हैं या हमारे जो बॉस हैं वो किसी तरह के आपत्तिजनक वो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो मेरे साथ कहीं टच करना, बॉडी को मेरे टच करना या किसी तरह से ऐसी कुछ भपतियां कसना, जो हमें उसी समय उनको रोक देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ ना सके। इसके बावजूद भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनके बाद भी वो नहीं रोक रहे, तो अमूमन जैसे कानूनी प्रक्रिया होती है, हम उनके खिलाफ भी अगेंस्ट एक्शन ले, एफआईआर करवाएं, कोर्ट में जाएं, न्याय से गुहार लगा। डिजिटल हिंसा भी काफी बढ़ रही है। डिजिटल हिंसा भी काफी बढ़ रही है, उसके लिए भी हमारे यहाँ साइबर सेल चला हुआ, साइबर क्राइम
बहुत सारी ऐसी हैं क्योंकि सोशल मीडिया अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत सारी महिलाएं बच्चियां जो सोशल साइट पेज पे एक्टिव हैं, तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि उनके साथ उनके पास बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं, बहुत ऐसी चीजें आती हैं। तो उनको रोकने के लिए पहले तो हम हर प्रोफाइल को चेक करें। अगर किसी ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो हमें ये देखना है कि उनका प्रोफाइल क्या है, क्या वो उस लाइक है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि नहीं वो मेरे साथ कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करें तो मुझे उसी वक्त उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर देना चाहिए। चलिए, तो अगर डिजिटल हिंसा किसी महिला के साथ हो रही है, अगर डिजिटली रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा, तो उसके लिए भी साइबर क्राइम के तहत वो मामला दर्ज करा सकती हैं और उन पे कार्रवाई की जाएगी। उमाशंकर जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ये पूरी प्रक्रिया, अगर मिशन शक्ति की हम बात कर ले, तो पात्रता कैसे है, और अगर महिलाएं सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहती हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कोई उम्र सीमा निर्धारित है, क्या उम्र सीमा है, और पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है जो स्वावलंबन की ओर अगर महिलाएं बढ़ना चाहें इस योजना के तहत? तो जी, मिशन शक्ति योजना के तहत कोई भी स्त्री जो है इसमें इसका सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। उनकी सबसे पहली पात्रता है कि वो उनकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनके पास जो है वो भारत की नागरिक हों, उनका जो आय आर्थिक आमदनी है वह कम होनी चाहिए और उनके स्वरोजगार के लिए जो सबसे पहल की जा रही है कि स्वयं सहायता समूह भी बनाया जा रहा है और मुद्रा लोन की भी उनको फैसिलिटी दी जा रही है। और मुद्रा लोन में सबसे फैसिलिटी उनका ब्याज दर बहुत कम लगता है, तो महिलाएं इससे ज़्यादा लाभ ले रही हैं। उसके बाद स्वरोजगार के लिए उनको कौन से स्वरोजगार की बात आपने की, स्वरोजगार का जिक्र किया आपने, तो कौन से स्वरोजगार वैसे हैं जिन्हें महिलाएं, जो हमारी महिलाएं कम पढ़ी लिखी महिला है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पहले उनको सिलाई कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर 15,000 रुपये उनको मशीन खरीदने के लिए दिया जा रहा है, फिर मुद्रा लोन से उनको व्यवसाय करने के लिए लोन दिया जा रहा है। उसके बाद जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनको भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, फिर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है या वो नौकरी करना चाह रही हैं। एक लंबा आपका एक अनुभव रहा है, तो आप ये बताएं कि किस तरह के रोजगार, जो खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, तो कौन कौन सा रोजगार उन्हें मिल रहा है, जो कि आपने काफी करीब से देखा है, आप लगातार इससे काम कर रहे हैं इस पर, तो कौन कौन से रोजगार हैं जो आसानी से महिलाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है और महिलाएं कर रही हैं वो रोजगार? जो पढ़ी लिखी महिला हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा काम कर रही हैं, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको बहुत जल्दी रोजगार मिल जाता है, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाता है। क्षेत्र की बात करें तो क्या नर्सिंग या नर्सिंग में उनको मिल जाता है, हॉस्पिटल्स में उनको जॉब मिल जाते हैं जहां वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेती हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक कर लेती हैं या जीडीए का प्रशिक्षण उनको मिल जाता है। इसी तरह से महिलाएं जो है ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती हैं। अपने अस्पतालों का जिक्र किया, स्वास्थ्य सेक्टर का जिक्र किया, तो क्या स्वास्थ्य सेक्टर में उन्हें अगर ये कोर्स कर लेती हैं तो क्या सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी इनकी वहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, सरकार के द्वारा वहाँ भी इनको रखा जाता है। जैसे अभी पिछले कुछ समय जो कोरोना का काल चला, उस कोरोना के काल में जो है महिलाएं जो प्रशिक्षित हुई थी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से, उनको वहाँ सेवा में रखा गया और वो काफ़ी बेहतर की, पुरुषों के मुकाबले वो काफ़ी अच्छे से सेवा की और एक तरफ से भारत के इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो जो महिलाएं प्रशिक्षित होकर रोजगार की तरफ जा रही हैं, स्वरोजगार की तरफ जा रही हैं, वो देश के लिए तो काम कर ही रही हैं, अपने परिवार की भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पे एक पहचान बना रही हैं। तो ये तो शहरी महिलाओं की हमने बात की कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कि वो हेल्थ सेक्टर की ओर अपना रुख कर सकती हैं, लेकिन काफ़ी वैसी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो अगर रोजगार करना चाहे तो कौन कौन सा रोजगार ऐसा है जिसमें वो अपना मेहनत कर सकती हैं, उसका स्किल ले सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं? अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उनको अभी हम बताया कि वो सिलाई कटाई का प्रशिक्षण ले सकती हैं, सिलाई कटाई का जी, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले सकती हैं, उसके बाद जो है हस्तकला की प्रशिक्षण ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसमें उनको मदद भी कर रही है, उनको रोजगार के लिए मदद कर रही है, उनको स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से मदद कर रही है। तो ग्रामीण महिलाएं ही अभी ज़्यादा सक्सेस हो रही हैं, स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने जो घर के प्रोडक्ट हैं उसको बाजार में ला रही हैं, बाजार में सेल हो रहा है। लोन की बात आपने की कि भाई कई तरह के लोन भी मिलते हैं। जी जी। तो अगर कोई महिला लोन लेना चाहती हो, जो हमारे दर्शक हों और इसके जरिए वो जागरूक होना चाहती हो कि भाई हमें
लोन लेना है तो कितना लोन मिलता है, लोन की सीमा क्या होती है, और साथ साथ उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसका, कैसे वापस करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मिशन शक्ति योजना के तहत तो सबसे पहले महिलाओं को ब्याज दर काफ़ी कम कर दिया गया है, और सबसे पहले उनको अगर लोन लेना है तो मुद्रा लोन योजना जो है इसमें काफ़ी हद तक महिलाओं को 10,000 से 10 लाख तक का भी लोन प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके तहत भी उन्हें लोन दिया जा रहा है। और उसके बाद है स्किल कौशल स्कीम के तहत, स्किल स्कीम के तहत भी उनको बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है। और रोजगार के लिए आपका उद्यमिता लोन राज्य सरकार के स्तर पर भी दिया जाता है और भारत सरकार के स्तर पर भी दिया जाता है। आमतौर पे जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, उम्र सीमा क्या कोई निर्धारित की गई है? देखिए, उसमें है कि आप क्या करना चाह रही हैं। सबसे पहले तो निश्चय है कि आप ट्रेंड है, अनट्रेंड है, रोजगार करने में कौन से रोजगार आप करना चाह रही हैं, तो इससे संबंधित अपने सभी कागजात लेकर और आपको बैंक मैनेजर से बात करनी होती है। वहाँ का जो नियम है, जो शर्तें हैं, उसको फुलफिल करना होता है। बहुत आसानी से आपको यह लोन प्राप्त हो जाता है। लोन प्राप्त करने के लिए जो समय लगता है, अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है तो कितने समय पूर्व वो इसकी प्रक्रिया करे, कितना समय अमूमन लग जाता है? अगर आप सभी नियम शर्तों को पूरा करें तो मतलब 15 दिन के अंदर आपको मुद्रा लोन प्राप्त हो जाते हैं जी। और सरकार का यह निर्देश भी है कि मुद्रा लोन के लिए आपको बहुत से कागजात की जरूरत नहीं है, बहुत से फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही काम कर रहे हैं और सही तरह से प्रशिक्षण लिए हुए हैं, रोजगार के प्रति अगर आपकी भावना सही है तो तुरंत आपको लोन प्रदान कर दिया जाता है। तो काफ़ी कम समय जो है वहाँ पर आपको लोन मिल सकता है। जो महिलाएं जो हम देख रही होंगी और वो करना चाहती होंगी रोजगार, तो वो काफ़ी कम समय में वो बैंक के पास जाएं, अपना जो प्रपोजल है वो लेके जाए, उन्हें काफ़ी कम समय में जो मुद्रा लोन है वो मिल सकता है। इसके साथ साथ कई मिशन शक्ति के तहत कई तरह के लोन भी जो उनके लिए बनाए गए हैं वो उन्हें मिल सकते हैं, और इसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है, चुकाने की अवधि काफ़ी लंबी होती है, और जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान होती है। निशा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे मिशन शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो लगातार आपने बताया कि भाई मिशन शक्ति के तहत कई तरह की जो योजनाएं हैं उसको समाहित किया गया है महिलाओं के लिए कि वो उन्हें जो संबल मिल सके, उन्हें सुरक्षा मिल सके। तो कितना बदलाव आया है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें जो असुरक्षित माना जाता रहा है, ग्रामीण इलाके काफ़ी सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर, तो कितना बदलाव देखती हैं, चूँकि आप लगातार काम करती रही हैं इस सेक्टर में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहले तो ये होता था कि ग्रामीण महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता, तो उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा दबी हुई थी। अभी लोग जागरूक हुए हैं और उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षा है तो ही हम अपनी सुरक्षा की भी बात कर सकते हैं। तो जागरूक तो यहाँ पहले शिक्षा के पॉइंट पे हुआ है, फिर हमारी सुरक्षा की बात हो रही है तो जगह जगह सरकार के द्वारा ग्राम अदालत की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे न्याय मित्र रखे गए हैं, महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। गाँव में जाकर के महिलाओं को जागरूक बनाया जा रहा है, उनको हेल्पलाइन की सुविधा नंबर दी जा रही है, बताई जा रही है, ताकि वो अगर उनके पास किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो अब वो आकर डायरेक्ट अपने हेल्पलाइन के थ्रू वो अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं, या फिर वो जाकर के डायरेक्ट FIR के थ्रू अपना हेल्पलाइन वो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकती हैं। कई बार महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होता है तो महिलाएं मानसिक रूप से भी कई बार टूट जाती हैं काफ़ी। तो चलिए, कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहती है, खासतौर पर मानसिक रूप से वो विखंडित हो जाती हैं, काफ़ी तनाव में आ जाती हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे में मानसिक रूप से सबल बनाने के लिए क्या कुछ योजनाएं इसमें है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इस तरह की महिलाएं जो इनके साथ इस तरह की घटना घट रही है तो उन्हें पारिवारिक सपोर्ट मिलनी चाहिए, सामाजिक स्तर से भी उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए। बहुत तरह की पुलिस हेल्पलाइन है, मनोचिकित्सा की व्यवस्था की गई है, सहायता समूह आश्रम दिया गया, महिलाओं के लिए शेल्टर की व्यवस्था की गई है। जो इस तरह की महिलाएं जो घर पे नहीं मतलब जिनको इग्नोर किया जाता है कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई, इस तरह की जैसे बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें उनको मतलब घर वाले भी उन्हीं को दोष देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ। स्पेशल काउंसलिंग की किस तरह की व्यवस्था? काउंसलिंग में ये है कि उन्हें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो घटना उनके साथ घटी वो एक तरह का एक्सीडेंट था, जो हो चुका वो एक्सीडेंट है, तो उन्हें मनोचिकित्सक के पास या हम सपोर्ट करें फैमिली के द्वारा, समाज के द्वारा। चलिए, तो पारिवारिक सपोर्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है। अगर किसी महिला के साथ कोई घटना घट गई तो पारिवारिक सपोर्ट महत्वपूर्ण होता है, परिवार का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। वैसे मिशन शक्ति के तहत काफी बदलाव ग्रामीण इलाकों में भी आए हैं, जैसा कि निशा जी बता रही है। उमाशंकर जी के पास चलते। उमाशंकर जी, बात रोजगार की हुई कि भाई महिलाएं तो ट्रेनिंग तो ले रही है, लेकिन इसके बाद
वो अगर रोजगार करना चाहती हैं तो क्या सरकार उन्हें मौका उपलब्ध कराती है? बाजार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में, कई मल्टीनेशनल कंपनियां जहां बैठी हुई हैं, तो क्या सरकारी जो टेंडर है उसमें महिलाएं लाभ ले सकती हैं, या फिर बाजार उपलब्ध कराने में सरकार किस तरह से मदद करती है? संक्षेप में बताएं। जी बिल्कुल, अभी जितने भी सरकारी योजना है उसमें महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे हस्तकला देख रहे हैं, या खादी ग्राम उद्योग है, उसमें महिलाओं को बाजार दिया जा रहा है। कई मेले भी लगाए जा रहे हैं। जी, उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उनके लिए एक अलग से बाजार की व्यवस्था की जा रही है। अभी बहुत से राज्य में बहुत से गांव हैं जहां की हस्तकला का जो प्रोडक्ट है वो हमारे बाजार में आ रहे हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, जो विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाई हुई है। इसी तरह से कुछ आपके कपड़े पर ऊपर जो पेंटिंग हो रहा है, आपका जो मखमली चादर है वह बनाई जा रही है, बेडशीट बनाई जा रही है। तो इसके लिए महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें महिलाएं काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सिर्फ सबल बनाने के लिए जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, महिलाओं को उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, और इसके साथ साथ जो है बाजार भी महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, काफी महत्वपूर्ण समय आपने दिया और कई महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इस योजना के बारे में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो देखा हमने कि किस तरह से मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सबल बनाया जा रहा है, महिलाओं को अपने पांव पे खड़े होने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे किसी खास योजना के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।